नमस्ते भारत, मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे 40/2022 के आंसर का, जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आपको मैं 2 दिन लेट आया हूं आपके पास, तो आपके पेशेंस को मैं वेलकम करता हूं। एक्चुअली 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे था। तो मैं सोचा कि मैथ का क्वेश्चन लेके हम कंपटीशन का ये क्वेश्चन है, तो क्यों ना रामानुजन जी के संबंधित जितने भी नॉलेज मेरे साथ हैं, जो स्टडी में किया हो, उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोग जानिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था आपका 40/2022, इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसका एक भी सही आंसर आप लोगों का नहीं आया है। तो इस बार कोई भी पर्सन नहीं है जिनके बारे में जिनको मैं कांग्रेट करूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले माइंड को शांत रखिए। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका वर्किंग नोट बहुत बड़ा होता है, तो टाइम कंज्यूमेबल होता है और आपके पास टाइम इंटरव्यू में, मतलब एग्जाम में, बहुत कम होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसे तोड़िए और उसे नोट करते जाइए और सॉल्यूशन हाथ के हाथ करते जाइए। यहाँ क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। राहुल परचेजेज ए न्यू फोन ऑनलाइन। ऑनलाइन राहुल एक मोबाइल को परचेज कर रहा है, फोन को परचेज कर रहा है। द फोन इज अवेलेबल फॉर ₹15,000 which is ₹1,000 less than the cost price of the phone। ऑनलाइन मोबाइल जो, यानी कि फोन जो अवेलेबल है, वो 15,000 का अवेलेबल है, जो कि फोन के कॉस्ट वैल्यू जो है उससे 1,000 रुपया कम है। यानी कि इसका मतलब है जो 15,000 में मोबाइल बिक मुझे मिल रहा है, अवेलेबल है ऑनलाइन, उसका एक्चुअल कीमत 16,000 है, तभी वो 1,000 लेस होकर हमें मिल रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि एक्चुअल प्राइस ऑफ फोन इज ₹16,000 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है। अब जो मोबाइल मुझे अवेलेबल था, अवेलेबल प्राइस आपका कितना है? मोबाइल का कॉस्ट तो हो गया 16,000, अवेलेबल प्राइस 15,000। अवेलेबल प्राइस 15,000। क्लियर है आप? ये 15,000 है। यहाँ पे भी सिंबल वाला कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखने में मजा आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कहता है, ही यूजेज ए डेबिट कार्ड। अच्छा, डेबिट कार्ड से वो मोबाइल फोन परचेज कर रहा है। तो जब डेबिट कार्ड का वो यूज करता है, तो मोस्टली आप देखते होंगे अमेजन या और भी जितने भी हैं, वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे ऐसा होता है कि अगर आपका कोई स्पेशल बैंक का डेबिट कार्ड है या जो भी क्रेडिट कार्ड है, उस पे कुछ डिस्काउंट होता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर आप डेबिट कार्ड से परचेज कर रहे हैं, ये बंदा डेबिट कार्ड से परचेज कर रहा है राहुल, तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है। यानी कि 10% का डिस्काउंट मिल रहा है इस परचेज पे। तो डिस्काउंट के बाद उस मोबाइल का कीमत क्या हो जाएगा? तो यानी कि प्राइस पेबल आफ्टर 10% डिस्काउंट, क्या करेंगे इसके लिए? इक्वल टू, इसका मतलब 15,000 का 10%। मैं थोड़ा शॉर्ट, चलो डिटेल में ही करता हूँ, फॉर्मूला जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए दिक्कत है। इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। 15,000 का 10%, 15,000 का आप 10% करो, 15,000 इंटू 10%, कितना हो गया? 1,500। और ये कीमत कितना है? अवेलेबल प्राइस 15,000। तो 15,000 में 1,500 माइनस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लेते हैं हम माइनस कर, तो 13,500 रुपया, 10% डिस्काउंट देने के बाद 13,500 रुपया उसका पड़ता है। तो आप यहां तक तो क्लियर समझ गए होंगे, ये कैसे निकाला ये भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। He had an old phone of present market value ₹1,600, 1,600, which he puts for exchange and gets rebate of ₹1,200 on the new phone। अब वो क्या करता है कि उसके पास एक पुराना फोन है जिसका
करेंट मार्केट रेट जो है वो 1600 रुपया है, 1600 है। लेकिन जब ये मोबाइल को एक्सचेंज कर रहा है पुराने मोबाइल को नए मोबाइल के साथ, तो वहां पे उसको मात्र 1200 रुपीज रेट उसका लगाया गया। यानी कि 1600 1600 रुपये का मोबाइल इसको एक्सचेंज में जा रहा है इससे 1200 का, यानी 400 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्लियर। और यहाँ पे ये जो परचेज किया है 15,000 का, यहाँ 10% डिस्काउंट देने के बाद इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो एक बार उसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आप करिए, सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट निकालने के लिए इसको आपको क्या देखना है, प्रॉफिट निकालने के लिए देखना है कि एक्चुअल में उस मोबाइल का कॉस्ट कितना है, 16,000 रुपीज है। क्योंकि 1,000 रुपया पहले वो ऑनलाइन के कारण इसको यहाँ क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी 1,000 का यहाँ पे इसको बेनिफिट हो रहा है, 15,000 में ये ले रहा है, जबकि एक्चुअल प्राइस फोन का 16,000 है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस माइनस 13,500, क्योंकि 16,000 का मोबाइल ये परचेज कर रहा है मात्र 13,500 में। तो इसका मतलब इसको बेनिफिट, इसको प्रॉफिट कितने से हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 2,500 रुपीज का। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला जो सवाल कहता है, ओल्ड फोन का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, इसका 1,600, लेकिन इसको एक्सचेंज में जो बिक रहा है, एक्सचेंज जो हो रहा है वहां पे हो रहा है 1,200 में। एक्सचेंज प्राइस जो इसका है वो है 1,200। ठीक है। अब ये देखिए आपको यही कर रहा है, 1,600 का है, 1,600 का है, लेकिन एक्सचेंज में 1,200 का। तो यहाँ इसको लॉस इस बंदा को कितना हो रहा है, लॉस हो जाएगा यहाँ पे इसको इतना माइनस इतना, यानी कि 400 रुपीज का इस बंदा को लॉस यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए 400 का लॉस हो रहा है, तो इसको प्रॉफिट आफ्टर एक्सचेंज कितना होता है, एक्सचेंज वाला में 4,000 का इसको लॉस हो रहा है, लेकिन वहां पे अभी ये डिस्काउंट वाले में प्रॉफिट में जा रहा है। तो अब इसको निकालिए आप यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर एक्सचेंज, प्रॉफिट आफ्टर एक्सचेंज। तो प्रॉफिट आफ्टर एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये अमाउंट ले लीजिए 400 का, ये वाला प्रॉफिट आफ्टर एक्सचेंज हो जाता है दिस माइनस दिस, यानी कि ₹2,100। क्लियर। ये यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, जबकि यहाँ पे इसको 400 रुपये का लॉस हो रहा है। उसके बाद भी ये अभी 2,100 के प्रॉफिट में ही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जब आप देखते हैं, ही पेज बाय यूपीआई, अब वो यूपीआई से पे करता है, एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन गेट्स अ स्क्रैच कार्ड व्हिच गेट्स क्रेडिटेड डायरेक्टली टू हिज बैंक अकाउंट। अब वो यूपीआई से कुछ स्क्रैच कार्ड से पे करता है, तो वो उसके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। और इफ इन द होल ट्रांजैक्शन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 13.6%, अब यहाँ परसेंट में दे दिया कि अभी इस पूरे ट्रांजैक्शन में अगर वह बंदा 13.6% का प्रॉफिट पा रहा है, तो हाउ मच मनी ही गॉट इन स्क्रैच कार्ड। तो स्क्रैच कार्ड वाला यहाँ पे आपको पता नहीं दिया, यहाँ पे बता रहा है कि स्क्रैच कार्ड का जो पैसा वो करेगा वो अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होगा। 13.6% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो स्क्रैच कार्ड में उसे कितना पैसा मिला। क्लियर। 13.6 का उसको प्रॉफिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में कह रहा है, इस पूरे ट्रांजैक्शन का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 13.6%। क्लियर। अब आप इसको क्या करो, 13.6% यानी 16,000 का
13.6% उसको प्रॉफिट हो रहा है टोटल ट्रांजैक्शन का। तो मेन कॉस्ट 16,000 था, तो इसका जो आप निकालोगे इसका कितना अमाउंट होता है, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 16,000 इंटू 13.6%, यानी कि ये जो टोटल प्रॉफिट टोटल ट्रांजैक्शन प्रॉफिट 2176 होता है। या अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि टोटल प्रॉफिट उसका 13.60 था, तो 2176 आ गया, परसेंट में दिया हुआ था। और कैलकुलेटिव अगर हम स्क्रैच वैल्यू से पहले, स्क्रैच कार्ड जो उसके पास था उससे पहले उसको प्रॉफिट 2100 आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि अब उसका स्क्रैच कार्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा। स्क्रैच कार्ड का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्त, वो आपको हो जाएगा टोटल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट आफ्टर एक्सचेंज। तो टोटल प्रॉफिट इसको 2176 आया, तो यहां कर दो 30 माइनस। अब प्रॉफिट आफ्टर एक्सचेंज कितना था, प्रॉफिट आफ्टर एक्सचेंज 2100 था, तो उसको जब लेस कर दोगे तो आ जाएगा इसका ₹76। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन। अब जिन लोगों को कई लोगों ने 76 का आंसर मुझे दिया, बट जब मैं कहा कि वर्किंग नोट मुझे भेजिए कि कैसे आपने 76 लाए हैं, तो वो टाइ टाइ फिश हो गए। तो अब आप क्लियर समझ गए। यहाँ पे कोई भी इसमें समझने में आपको कहीं पे भी लगता होगा आप समझे नहीं, तो दोबारा आप मुझे पूछ सकते हैं। 844, मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करके दे देता हूँ, ये लीजिए 8448610923। इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, टाइम के अनुसार करूंगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। लेकिन अब मैं दूसरा चीज पे लेके चलता हूँ आपको। ये तो हमने खत्म कर दिया, अब हम आपको लेके चलते हैं रामानुजन की जिंदगी की कहानी। आज हम लोग अब बात करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन जब मैं दूंगा और मैथमेटिक्स से दूंगा तो इसी तरह आपके पास प्रेजेंटेशन लाऊंगा। चलिए, अब हम बात करते हैं ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी का, जिनका बॉर्न 22 दिसंबर 1887 में हुआ और डेथ 26 अप्रैल 1920 में हुआ। इनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन था। इनका डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर 1887। इनका जो बॉर्न प्लेस था ये कोयम्बतूर शहर है, वहां पे हुआ था। ये एक गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा लिए थे और जिनके पिताजी का नाम था कप्पू स्वामी श्रीनिवास अयंगर और इनकी माता जी का नाम था कोमल ताम्बल। इनकी पत्नी थे जानकी जी, प्रोफेशन मैथमेटिशियन थे, रिलीजन में ये हिंदू थे और डेथ इनका 26 अप्रैल 1920 में हुआ। और जो कॉज ऑफ डेथ था वो था क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं। तो उस समय टीबी बहुत सीरियस था, उस समय मेडिसिन नहीं थी, इसलिए ऐसा सिचुएशन था। एक गरीब घर में ये बच्चा पैदा होता है और इनके पिताजी जो थे अयंगर साहब, वो एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ पे मुनीम थे। और गरीब ब्राह्मण होने के बाद, मुनीम जी उस समय कितना कमाते होंगे, लेकिन गरीब ब्राह्मण थे क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। लेकिन रामानुजन जी के फादर बहुत ही स्वाभिमानी थे, गरीब भले थे बट स्वाभिमानी थे। और वहां पे इन्होंने, रामानुजन जी ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का दर्शन किया। क्यों? क्योंकि इनकी माता जी जो थे वो बहुत ही धार्मिक महिला थे। अब
जो अगला सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूं, यह एक प्रोफेसर है हार्डी। उन्होंने महान गणितज्ञ के बारे में कहा कि मैंने रामानुजन को पढ़ाने का प्रयत्न किया और मैं किसी हद तक सफल भी हुआ, परंतु उन्होंने मुझसे जितना कुछ सीखा उससे कहीं अधिक मैंने उनसे सीख लिया। यह वाक्य, यह सेंटेंस उन्हीं के शिक्षक प्रोफेसर हार्डी का था। अब जिनको हम रामानुजन कहते हैं, इतने बड़े गणितज्ञ को, ये महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और इन्होंने सिद्ध कर दिया, ही प्रूव्स, उन्होंने प्रूव किया कि प्रतिभा जो है, टैलेंट जो है, वो दरिद्रता, पॉवर्टी, गरीबी और अभावों के आवरण से नहीं छिपती है। वह एक न एक दिन वर्ल्ड के सामने निश्चित आती है। तो कभी ये मत सोचिए कि हम गरीब हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अच्छी जगह पे पहुंच नहीं सकते हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं तो निश्चित ही पहुंचिएगा। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये जो जितने भी महान लोग हुए हैं, स्ट्रगल सबके जिंदगी में है। सूरज इसीलिए रोशनी प्रकाश देता है, क्यों? क्योंकि वो जलता है। आग जले नहीं तो आप समझ सकते हैं, रुई और घी, बाती और रुई या तेल जले नहीं तो फिर अंधकार मिट नहीं सकता है। तो इसलिए संघर्ष सब करता है और संघर्ष करके ही इस मुकाम तक पहुंचता है। नेक्स्ट अगर हम जाने तो श्रीनिवासन जी ने क्या क्या आविष्कार किए मैथ की दुनिया में। उन्होंने थ्योरी ऑफ नंबर्स पे शोध किया, रीमान सीरीज, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज व फंक्शनल इक्वेशन ऑफ जीटा फंक्शंस पे और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पे भी इन्होंने काम किया। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो थी, इनको इरोद की पाठशाला में भेजा गया और 5 साल का रामानुजन की जो वाइज इतना थे, बुद्धिमान थे, वो शिक्षकों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। 2 साल के बाद उन्हें कुंभकोणम क्या टाउन हाई स्कूल में भेजा गया, जहां गणित के विषय में उनकी रुचि बढ़ने लगी। अक्सर छात्र उनके द्वारा निकाले गए तथ्य को देखकर हतप्रभ हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते थे और गणित की संख्याएं जो थी वो रामानुजन जी के लिए एक खिलौना की तरह था। रामानुजन से मतलब उनके शिक्षक भी खौफ में रहते थे, आतंकित रहते थे कि रामानुजन इतना सवाल करते थे, इतना प्रश्न पूछते थे। एक दिन एक अध्यापक ने समझाया कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दें तो भजनफल 1 आता है। जैसे कि उन्होंने समझाया कि यदि 3 सेब 3 व्यक्तियों में बांटे जाए तो तीनों व्यक्तियों को 1-1 सेब प्राप्त होगा। यदि 5 व्यक्तियों को 5 सेब बांटा जाए तो उसमें भी हिस्सा 1 ही आएगा। यानी कि उनका कहना था कि जो संख्या जितना है उसमें अगर उतने से ही डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। चाहे आप 10 मान लीजिए, 10 को 10 आदमी में बांटना है तो 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1 होगा। सभी स्टूडेंट्स इस जो थ्योरी दिया है उन्होंने उससे सेटिस्फाइड हो गया, बट रामानुजन के दिमाग में एक नया क्वेश्चन घुमा। उसने पूछा कि सर क्या यह नियम शून्य पर भी लागू होता है? यदि शून्य छात्रों में शून्य केवल बांटे जाए तो भी प्रत्येक छात्र को 1 केला मिलेगा? मेरे विचार से तो ऐसा नहीं हो सकता, शून्य को शून्य से भाग दें। बड़ा देखिए कितना क्रिटिकल, आपको लगेगा कि यार क्या पागलपंती वाला, मतलब फिरा हुआ दिमाग वाला सवाल है कि शून्य को शून्य से भाग देंगे। टीचर ने कहा 10 को 10 से भाग दो, जिस अंक में उतने अंक से भाग देते हो तो भागफल जो है वो तुम्हें 1 आएगा। तो क्या शून्य को शून्य से भाग दें तो भी 1 आएगा? ये बड़ा टफ सवाल आया। शून्य को शून्य से भाग देना बहुत मुश्किल था।
शून्य को शून्य से भाग देने पर भागफल कुछ नहीं आएगा। रामानुजन का तर्क शिक्षक के थ्योरी के सीमा से बहुत ऊपर था, बियॉन्ड द लिमिट था टीचर से, क्योंकि शून्य को शून्य से भाग देने पर भागफल कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि शून्य का मतलब कुछ है ही नहीं। उस दिन किसी तरह रामानुजन को टाल दिया गया। उसके बाद उस क्लास में बोलते समय ध्यान रखने लगा शिक्षकों ने भी कि कोई ऐसा प्रश्न ना पूछे जो उनके बाउंड्री से बाहर हो। टीचर भी ये सोचने लगे थे। और आज भी अगर देखिए तो शून्य से शून्य में भाग देने के भागफल एक क्यों नहीं आता है, ये आज के भी बहुत बड़े से बड़े मैथमेटिशियन के लिए आउट ऑफ माइंड है, उसके कंट्रोल से बाहर है, उसके नॉलेज से बाहर है। तो उनसे जब पूछा गया कि ये गणित के प्रश्न का हल कैसे तुम करते हो, तो जो उन्होंने उत्तर दिया, जब किसी दोस्त ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जो कठिन सवाल में जागृत अवस्था में, मतलब जब मैं जगा हुआ रहता हूं, उस कठिन सवाल को जब मैं नहीं करता हूं, तो जब मैं सोया होता हूं तो सोए हुए में सपने में मैं वैसे सवालों का, कठिन से कठिन सवालों का जवाब निकाल लाता हूं। अब इसकी सत्यता, ये कितना सत्य है ये कौन कह सकता है? या मतलब जो जागा हुआ इंसान है उसे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, वो सोए हुए में कैसे सॉल्व कर लेता है सपने में? वो कहते थे कि नामक्कल की नामगिरी देवी उन्हें गणित के सूत्रों की प्रेरणा दिया करती थी। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है, मतलब कालिदास की तरह समझिए, कालिदास जी को भी जिस तरह से कलकत्ता में काली जी से ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी तरह की कहानी यहाँ पे आ रही है। धीरे धीरे वो पूरी रूप से मैथमेटिक्स पे अपने दिमाग को केंद्रित किया, और फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में पहुंचते पहुंचते वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे थे जो बड़ी बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे थे। लगभग 12 साल की उम्र में उन्होंने त्रिकोणमिति की फेमस बुक को खुद से बना लिया था, खुद सॉल्व किया था त्रिकोणमिति को। उसके बाद सिनोप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स के 6000 क्वेश्चन को इन्होंने हल किया। जब वो 10th क्लास में थे तो उन्हें पुस्तकालय से जॉर्ज सुब्रिज कार की एक पुस्तक सिनोप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स मिल गया, और इस किताब में करीब 6000 क्वेश्चन थे। उन्होंने बिना किसी के हेल्प के उस किताब के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब तक वो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के ईंधन से उनकी पढ़ाई की गाड़ी चल रही थी, लेकिन उनके दिमाग में गणित के लिए एक ऐसा मतलब प्यार जाग चुका था कि वो बाकी विषय पे ध्यान नहीं देते थे। अन्य विषय के साथ उनकी उदासीनता थी, जिसके कारण वो स्कॉलरशिप नहीं पा सके। सिर्फ मैथ में पास करने से तो स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अब स्कॉलरशिप नहीं मिला तो इनको पढ़ना नामुमकिन हो गया। उसके कारण उनका कॉलेज का पढ़ाई छूट जाता है। इस घटना के बाद रामानुजन अपने मैथमेटिक्स के अध्ययन को त्याग ना सके, तो 1909 में उनका विवाह जानकी देवी से हुआ। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद आर्थिक समस्या का समाधान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खास करके मिडिल फैमिली में। अगर शादी हो गई तो पैसा होना चाहिए, अब और बढ़ गया ना आपके ऊपर लायबिलिटी, क्योंकि पहले तो आप अकेले थे, अब तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई आपको। तब उनके कई लोगों से उनके मतलब मुलाकात कई तरह के अमीर अमीर लोगों से होता था, लेकिन उनको जो प्रतिभा थी उसे उनका कोई भी दोस्त उनको पहचान नहीं पाता था। लेकिन उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद उनको नेलोर के डीएम से मुलाकात होती है, और
श्री राव थे, उनसे उनकी मुलाकात होती है और उन्होंने रामानुजन की जो क्वालिटी थी उसको परख लिया और उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प करने का प्रॉमिस किया। लेकिन रामानुजन बहुत स्वाभिमानी थे, वो हेल्प लेना एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्योंकि उनके फादर भी एक ब्राह्मण थे और मुनीम थे और बहुत ही स्वाभिमानी थे, और यही स्वाभिमान रामानुजन में है। कहते हैं पिता का क्वालिटी जरूर ही पुत्र में आता है। अब उन्होंने कहा कि भाई स्वाभिमानी आदमी हूं मैं, धन तो लूंगा नहीं, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मुझे धन आप ना दो, मुझे आप फाइनेंशियल सपोर्ट ना करके मुझे कोई नौकरी दे दो जिससे मैं अपने फैमिली की देख रेख कर लूं और मेरा जो ये पढ़ाई का है वो भी कर सकूं। उसके बाद कुछ समय के बाद रामानुजन मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय में 30 रुपये के सैलरी पे नौकरी कर ली और अपने काम से छुट्टी पाते हुए वो कागज कलम लेते थे और अपना शुरू हो जाते थे। जिस समय लोग मनोरंजन करते थे उस वक्त रामानुजन मैथ का फॉर्मूला निकालते थे। एक दिन संयोगवश उनका लिखा हुआ फॉर्मूला एक अंग्रेज ऑफिसर के हाथ लग जाता है और वह व्यक्ति जो ऑफिसर था उसको भी मैथ में बहुत इंटरेस्ट थी। उसने रामानुजन से पूछा कि क्या यह आपने लिखा है? तो रामानुजन ने कहा हाँ मैंने लिखा है। तो उन्होंने पूछा कौन सी बुक से सीख रहे हो? तो रामानुजन ने बहुत ही इजी वे में कहा कि मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं तो यूं ही सवाल हल करता रहता हूं। रामानुजन की जो कहते हैं कि जब फूल बगीचा में खिलते ही है, फूल के खिलने पे हवाएं चारों तरफ उसको फैला देता है, उसकी सुगंध को, उसके महक को। उसी तरह रामानुजन की जो प्रतिभा की महक थी वो छिपा नहीं था। अंग्रेज ऑफिसर ने अपने मन में ही सोचा कि इस लड़का को मैं विदेश भेजूंगा और उसी के कोशिश से इस लड़के के लिए, रामानुजन के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा किया, व्यवस्था किया और विदेश भेजना शुरू किया। लेकिन विदेश जाने के बाद भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल था क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं थी। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1913 में रामानुजन के जितने भी वेल विशर थे उन्होंने एडवाइस किया कि तुम अपने जो शोध किए हो, जो भी आविष्कार किए हो, उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजो। तो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन प्रोफेसर J.H. हार्डी को भेज दी। अब जब भेजा गया तो वो एक ऐसा मैजिशियन ये मैथ का मैजिक दिखाया कि सूत्र जो था, जो फॉर्मूला था, हार्डी को लगा कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं इसमें, इस बंदे में, इस फॉर्मूला को आविष्कार करने में जो इसने मेहनत किया, इसमें निश्चित ही कुछ ना कुछ तीक्ष्ण प्रतिभा है, जो कि मतलब ये कोई साधारण बंदा है ही नहीं। तो उन्होंने रामानुजन को विदेश आने का आमंत्रण दे दिया। रामानुजन एक कट्टर परंपरावादी ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी मां नहीं चाहती थी कि उनका बेटा समुद्र यात्रा करके विदेश जाए और भ्रष्ट हो जाए। स्वयं रामानुजन अपनी मां का हृदय नहीं दुखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विदेश यात्रा के जो ऑफर था फॉरेन का, उसे उन्होंने रोक दिया। एक रात क्या होता है कि उनकी मां स्वप्न में देखा कि उनका बेटा एक कमरे में अंग्रेजों से घिरा बैठा हुआ है और वे सब उसका सम्मान कर रहे हैं। इस स्वप्न को विधाता का ऑर्डर, देखिए जहां पे धर्म और पूजा पाठ वाली बात होती है वह स्वप्न को भी माना जाता है। तो जब ऐसा सपना आया
तो उसे भगवान का ऑर्डर मानकर उन्होंने अपने बेटे को फॉरेन जाने का ऑर्डर दे दिया कि ठीक है, मैं सपना में देखा कि मेरा बेटा फॉरेनर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ घिरा हुआ है, तो जा बेटा तू फॉरेन चला जा। लेकिन उन्होंने अपनी मदर के जो संस्कार था उसको उन्होंने माना और प्रतिज्ञा किया कि वो मांस और शराब, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तथा वो स्वयं खुद से खाना बनाकर खाना खाया करेंगे। विदेश की जो एनवायरनमेंट है उसके कारण रामानुजन को इस प्रतिज्ञा के पालन में बहुत कठिनाइयां आई, क्योंकि वहां पे जो फॉरेन था वो ठंडा प्रदेश था, लेकिन वो अपने व्रत पे अटल रहे। आजकल के लोग कहते हैं भैया नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब ऐसे पोस्ट पे हैं तो क्या नहीं, रामानुजन जी से ज्यादा बड़ा पोस्ट पे है। इसी बीच रामानुजन के अनेक जितने भी वो खोज किए, इनोवेशन किए, वो सारे के सारे लेटर्स उनके पब्लिश्ड होने लगे थे, जिससे मैथमेटिशियन के बीच उन्हें एक पहचान मिल चुकी थी। और इंग्लैंड में रामानुजन लगभग 3 वर्ष तक प्रोफेसर हार्डी और प्रोफेसर लिटिलवुड के साथ गणित के खोज में लगे रहे। यहाँ उन्होंने गणित का औपचारिक अध्ययन भी किया, पढ़ाई भी किया, जो उन्हें शायद इंडिया में नहीं मिला था और ना मिल पाता, क्योंकि अब तक वो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के बल पर ही आगे बढ़ रहे थे। जो प्रतिभा उनको गॉड गिफ्टेड था उसी पे वो आगे बढ़ रहे थे। उन्हें कोई अलग से कुछ नहीं एडवाइस मिला था, कोई सपोर्ट नहीं मिला था। लेकिन कैम्ब्रिज में जाने के बाद, फॉरेन जाने के बाद उन्हें मौका भी मिला। रामानुजन की पत्नी भारत में ही थी। दरअसल रामानुजन की माता जी उन्हें नहीं चाहती थी। रामानुजन द्वारा पत्नी को लिखे गए लेटर पत्नी के पास नहीं पहुंचते थे और उनकी पत्नी द्वारा लिखे पत्रों को लंदन भेजा नहीं जाता था। थोड़ा सा हर घर में जो कुछ होता है, थोड़ी बहुत कुछ चीज होगी, कहीं ना कहीं फैमिली का होता है इशू, और इस कारण जो मैसेज थी उसका नहीं आना जाना दोनों पति पत्नी पे इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि वो रामानुजन भेजते थे, वाइफ को मिलता ही नहीं था, और वो भेजती थी तो वो डाक, उनके अब बहू थी तो वो घर से बाहर जा नहीं सकती थी, वो अपने ससुर या सास या किसी के साथ भेजती होगी तो लेटर जाता ही नहीं था। अब रामानुजन जी को शक कि मैं लेटर भेजता हूं तो जवाब नहीं देती है, इनको शक कि मुझे लेटर नहीं देता है, तो दोनों में आपसी थोड़ा सा इफेक्ट तो आया। और उनकी पत्नी को जो इंडिया में थी वो मेंटली टॉर्चर होती रही। उसके बाद फॉरेन में रामानुजन जी बीमार पड़ जाते हैं और इन सब चीज का शिकार हो जाते हैं। एक तो देखिए मैथ का बहुत कैलकुलेटिव माइंड होता है, उसके बाद पत्नी का कोई पत्र नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हालात इतनी बिगड़ी कि वो निराश होकर अपने जीवन का मतलब सुसाइड करने के लिए वो ट्रेन के पटरी के नीचे लेट जाते हैं। ड्राइवर ने सही समय पे ट्रेन रोककर उनकी जान तो बचा ली, परंतु उनको पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रेन पे ऐसे भी रेलवे एक्ट के अनुसार भी अब ट्रेन की जो पटरी होती है उसे पार नहीं कर सकते हैं, मरना तो दूर की बात है। हालांकि इंडिया में चल जाता है, लेकिन फॉरेन तो ये सब है नहीं। ये तमाम बातें रामानुजन को जो पत्नी थी उनको भी नहीं पता था। जब उनका डेथ हो जाता है तब वो जानी। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जो भी साहसिक कदम उठाया उसकी आप जितनी प्रशंसा करिएगा वो कम है। कहते हैं ना कि जब आप में टैलेंट होता है तो कोई ना कोई सपोर्टर गॉड आपके पास भेज देता है। अब एक नजर देखिए रामानुजन की क्या खोज थी और उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनके नाम पे भारत सरकार में इंडिया पोस्ट का टिकट भी चालू हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन ने जो संख्या सिद्धांत था
जो डिजिट का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नंबर्स, उस पर काम किया और इस क्षेत्र में संख्याओं के सिद्धांतों के विशेषताओं का उन्होंने प्रॉपर अध्ययन किया और यह संख्याएं इतनी उनके मतलब अपना हो चुका था कि ऐसा माना जाता है कि कहा जाता है कि रामानुजन को 10,000 तक की कंप्लीट संख्याएं कंठस्थ याद थी। पार्टीशंस ऑफ पार्टीशन ऑफ नंबर्स द्वारा उन्होंने ऐसे सूत्र का इनोवेशन किया, फॉर्मूला का, जिसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या कितने विधियों द्वारा अपनी सी छोटी पूर्ण संख्याओं के एडिशन के रूप में प्रूफ किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने रीमान सीरीज, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, फंक्शनल इक्वेशंस ऑफ जीटा फंक्शंस व थ्योरी ऑफ कंटिन्यूड फंक्शंस के एरियाज में भी उन्होंने अपना पूरा का पूरा सहायता किया, खोज किया। रामानुजन ने जो भी अनुसंधान करते उसको मैं हमेशा आप लोगों को भी कहता हूं कि डायरी लिखा करिए। तो वो अपने नोटबुक में निश्चित लिखते थे और उसके बाद उनकी नोटबुक को भी प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, जिन्हें रमन नोटबुक के नाम से जाना जाता है। जो वो नोटबुक में लिखते थे उसे जब पब्लिश किया गया। रामानुजन जो ऐसे व्यक्ति थे जो वर्ल्ड में, दुनिया के लिए गणित में ऐसा रहस्यमयी द्वार खोलते चले गए गणित के लिए, विदेशियों ने भी माना कि रामानुजन सा गणितज्ञ कोई नहीं है। वो गणितीय फॉर्मूला और डिजिट मतलब नंबर से खेलते थे, उनका ये खिलौना था और ये गॉड गिफ्टेड था, जैसा कि उन्होंने भी कहा। 1918 में वो रॉयल सोसाइटी का मेंबर चुने गए और वो इस सोसाइटी के फर्स्ट इंडियन मेंबर थे। उसी साल उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो भी चुना गया। देखिए, एक लड़का, मतलब सरस्वती की कृपा उस पे, उन पर जितना भी इनाम दिया गया, जितना भी रिस्पेक्ट दिया गया, उसकी वर्षा होने लगी। लेकिन रामानुजन का जो किस्मत था वो सुख नहीं चाहता था और जब वो इंग्लैंड में थे तो अक्सर वो आर्ग्यूमेंट में उलझे रहते थे मैथ के। और मदर की दी गई जो उनको प्रतिज्ञा था कि मैं स्वयं बना के खुद से खाना खाऊंगा, तो अब क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता होगा खाने के लिए, तो खाना नहीं खा पाए। नहीं खाना खाने के कारण टीबी जैसी बीमारी हो जाती है। और दूसरी बात, वहाँ शुद्ध शाकाहारी, और शाकाहारी, एक तो कड़ी सर्दी वहाँ पे, और बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते थे, कपड़े भी उतना वो नहीं पहनते थे। तो वहाँ इसीलिए तो फॉरेन में नॉनवेज खाया जाता है कि वहाँ थोड़ी सी नॉनवेज में गर्मी होती है। उन्होंने अपने सर्विस और लेबोरियस इतना लेबर किया और इतना काम किया वो, कि जो उनका बॉडी है उसमें टीबी हो जाता है। और बीमार पड़ने पे भी उन्होंने अपना पढ़ने का काम बंद नहीं किया और जब बीमार पड़ गए तब वो भारत लौटे। लेकिन उनको जब वो लौटना चाह रहे थे कि मैं भारत जाऊं, तो उसी समय प्रथम विश्व युद्ध हो गया और प्रथम विश्व युद्ध के कारण उन्हें लौटने के लिए इंतजार करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है तब वो 1919 में 1919 में भारत लौटते हैं और भारत में उनके पहुंचने से पहले उनकी, मतलब वही मैं बताया ना, फूल की महक, सुगंध सारी दिशाओं में फैल जाती है। तो उनके पहुंचने से पहले उनकी ख्यातियां पहुंच चुकी थी। उनके शुभचिंतक, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, सब उनको अपने सिराकों पे बैठाया। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क के काम करने वाला रामानुजन संसार भर में, वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन कर दिया था। रामानुजन की चिकित्सा का हर कोशिश किया गया, क्योंकि एक डायमंड इंडिया का थे वो। लेकिन उस समय टीबी का कोई वैसा इलाज ही नहीं था
और 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन हमेशा के लिए इस मात्र 32 वर्ष की आयु में, ओनली 32 ईयर्स एज, दुनिया को वो बाय बाय कहती है, धरती को छोड़ती है। उनके मरने के बाद उनकी कई सारी जो उन्होंने लिखा था वो सारी चीजें निकल के आई, और 1988 में 2000 पाउंड की उनकी पत्नी को पेंशन देने, साल का पर ईयर पेंशन देने का निर्णय लिया गया, और ऐसे शख्स ने देश का नाम किए और हमारे बीच चले गए। मतलब 32 साल की उम्र में आज हम देख रहे हैं कि 32 साल तक, 40 साल तक की एज के लोग अपने करियर से हम स्ट्रगल करते हैं, और यूपीएससी, पीसीएस, सीए, सीएस, प्रोफेशनल्स, एमबीए, इसके चक्कर में दौड़ रहे होते हैं, और एक 32 साल का लड़का हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में नाम कर दिया। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये बहुत सीखने की, इस स्टोरी से बहुत कुछ शायद आपको सीखने को मिलेगा। अपनी माँ के प्रति प्यार, अपने धर्म के प्रति प्यार, अपने आप के प्रति प्यार और अपने काम के प्रति प्यार, ये तमाम चीजें सीखिए और कोशिश करिए कि अपनी जिंदगी को सफल करिए। और कुछ चीजें, जैसा कि रामानुजन जी भी कहा, कि कुछ प्रकृति का बाय नेचर होता है जो इंसान में पाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।